Hello students, this is Suraj Sahu, your guide. I am going to help you with the basic concept and basic knowledge about 11th NCERT, CBSE and ICSE books. ठीक है, तो देखिए 10th में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, 10th में आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट होते हैं, एटम्स किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स, वो सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो आज हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके 11th का उससे स्टार्ट करते हैं, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव में स्टैंड करने में मदद करेगी, और वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट। क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट जानने से पहले थोड़ा सा हम 10th का रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि एटम्स किसको बोलते हैं, एटम्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एटम्स वो होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या है ये? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। दूसरा, इसका और एक कैरेक्टर क्या है कि ये सारे रिएक्शंस पे क्या लगता है, हिस्सेदारी निभाता है। तो इट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये सारे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, टेक पार्ट लेता है, एंड डू नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, डू नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज करता, अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज करता। तीसरा जो है ये डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेला ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसको इंडिपेंडेंटली वाला आपको शायद तक पता ही होगा, 10th में बताया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अकेले एक एटम को निकाल के रख देते हैं तो वो स्टेबल नहीं होता, उसको किसी दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, स्टेबल होगा, तभी जाके वो एटमॉस्फेयर पे या नॉर्मल कंडीशंस पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो इन आइसोलेटेड फॉर्म, मतलब अकेला वो एग्जिस्ट नहीं करता, आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब इसके बाद ये तो था बेसिक प्रॉपर्टी। अब ये जो मैं बोला सेकंड पॉइंट, इट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन एंड डू नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, ये क्या है? देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल, अगर मैं H2 प्लस O2 को रिएक्ट कराऊं तो मेरे को मिलता है H2O, मिलता है। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, बैलेंस कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता। सपोज यहाँ पे दो H के एटम है, यहाँ पे भी वही H के एटम है। ऐसा थोड़ी हुआ है कि ये H के एटम यहाँ आके नाइट्रोजन के एटम बन गए, नहीं, ये H के एटम यहाँ आके भी क्या है, हाइड्रोजन के ही एटम्स है। तो इनमें मतलब इसका मूल मतलब क्या निकलता है कि कोई भी एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती, इवन आफ्टर इट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है मॉलिक्यूल। क्या है? मॉलिक्यूल भी, अगर मैं मॉलिक्यूल को लिखूं तो ये भी क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या होगा? ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होगा। दूसरा, ये क्या पार्ट में लेता है, इट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये भी सारे केमिकल्स रिएक्शन में हिस्सेदारी लेता है। तो इसका और एटम्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। क्या कर सकता है? एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। exist
इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये बेसिक सा था 10th का रिलेटेड। अब यहाँ पे आप 10th के वेरियस प्रॉपर्टीज जैसे मैटर सॉलिड शो करता है कैसे प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मेलिएबिलिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि डक्टिलिटी, और भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे फ्लोरोसेंट हो गया, डेलिक्विसेंट हो गया, फ्लोरोसेंट, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे के डेफिनेशंस जो आपको 10th में पता है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, मैं बताने के लिए तैयार। ठीक है, तो अब ये सब चीज छोड़ते हुए अपन सीधे टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। बिना फालतू बात करने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या है, अब इसके होने के बाद हमको एक इंपॉर्टेंट सा चीज पता चला। अब थोड़ा कहानी सुनते हैं अपन, कहानी से मजा आता है ना, ट्विस्ट आता है। तो कहानी क्या है, देखिए, जैसा 19th सेंचुरी की कहानी, 19th सेंचुरी में हमको बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे। क्या होने लगे? बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे। तो 19th सेंचुरी में बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लगी। तो ये सारे एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए क्या किया गया, इनको प्रॉपर्ली अरेंज, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट बनाने की बात की गई। क्या किया गया? ऑर्डरली अरेंजमेंट। और उस ऑर्डरली अरेंजमेंट को आज हम जानते हैं किस नाम से? पीरियोडिक टेबल के नाम से। किस नाम से? पीरियोडिक टेबल। तो बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे विद्वान लोग लग गए भाई सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना है। किसमें अरेंज करना है? एक ऑर्डरली में, ताकि हम उसको आसानी से पढ़ सकें। तो सही है, अरेंज करने में लग गए। तो अब किस बेसिस पे अरेंज करें? हाइट, लेंथ, मास, वेट, किस बेसिस पे अरेंज करें? तो सबके दिमाग में आया कि चलो भाई मास के बेसिस पे रिएक्ट करते हैं। तो मान लिया कि सबको, सारे एलिमेंट्स को किस बेसिस पे रिएक्ट मतलब अरेंज किया जा रहा है? मास के बेसिस पे अरेंज किया जा रहा है। ठीक है, मास के बेसिस पे अरेंजमेंट करने का ठान लिया गया। क्या ठान लिया गया? मास के बेसिस पे अरेंजमेंट करने का ठान लिया गया। सही है, मास के बेसिस पे अरेंज करो। हाँ, प्रॉब्लम कहां आ रहा है इसमें? मास कैसे निकाले? मास कैसे निकाले? तो इन लोगों ने क्या किया, जैसे फिजिक्स वाले लोगों ने किया था। फिजिक्स वाले लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना रखा था। क्या बना रखा था? एक स्टैंडर्ड बना रखा था। और उस स्टैंडर्ड से रिलेट करके, एक स्टैंडर्ड बनाने के बाद उस स्टैंडर्ड से रिलेट करके वो रेस्पेक्टिव सारे मासेस निकाल रहे थे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लूं कि ये एक क्यूब जो है ये मेरा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में किसको लिया? इस क्यूब। ठीक है, तो बाकी सारे जैसे कैसे कैलकुलेट कर रहे थे फिजिक्स वाले? सपोज तुमको किसी चीज का मास निकालना है, तो क्या करोगे तुम? एक वेइंग बैलेंस लोगे, और वेइंग बैलेंस जिसपे ऐसा एक एरो होता है। तो सपोज मैं यहाँ पे एक स्टोन रख दिया, ठीक है, इसका मास कैसे कैलकुलेट कर रहे थे वो लोग? इस जगह पे क्यूब्स रखते गए। क्या रखते गए? क्यूब्स रखते गए। तो ये स्टोन और ये इक्वल बैलेंस कब हुआ? जब 5 क्यूब रख दिए गए तब वहां पे बैलेंस हुआ। तो यहां पे तुमको मिल गए 5 क्यूब्स। ठीक है, उसी प्रकार से और एक एलिमेंट था, सपोज ए बी नाम दे देते हैं। जब ए बी को ऐसे ही बैलेंस किया गया तो वहां पे निकल के आया 10 क्यूब्स। कितने निकल के आए? 10 क्यूब्स। अब इसी हिसाब से जब हम एलिफेंट को बैलेंस करने चले, बड़ा मास है एलिफेंट को, तो यहाँ पे हो गया 100 क्यूब्स। अब 100 क्यूब्स हो गया। ये क्यूब क्या है? एक स्टैंडर्ड है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमको पता चला, हम कैलकुलेट करके निकाले बाय किसी मीन कि एक क्यूब का जो मास है वो कितना है? 1 केजी। एक क्यूब का मास कितना है? 1 केजी के बराबर। ठीक है, तो उस हिसाब से अब सारे चीज का वैल्यू चेंज होके स्टोन का मास कितना हो जाएगा? स्टोन का मास हो जाएगा तुम्हारा 5 केजी, है कि नहीं? क्योंकि एक क्यूब का मास अगर 1 केजी है तो 5 क्यूब का मास कितना होगा? 5 केजी। एबी का मास उस हिसाब से हो जाएगा 10 केजी, और जो एलिफेंट लिए थे उसका मास हो जाएगा उस हिसाब से 100 केजी। समझ में? 100 केजी। तो अपन अब
तो ये तो फिजिक्स वाले थे, ठीक है। केमिस्ट्री में अपन ने क्या किया, हमने भी वही तरीका अपनाया। चलो भाई स्टैंडर्ड्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? स्टैंडर्ड। तो तुम्हारा यहाँ पे मास, किसी भी एलिमेंट का मास निकालने के लिए तुम्हारा जो एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास, उस एटॉमिक मास को निकालने के लिए तुम्हारा यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लिया गया, और वो स्टैंडर्ड था कौन सा एटम? C12 एटम। कौन सा को स्टैंडर्ड माना गया? यहाँ पे कार्बन 12 एटम को स्टैंडर्ड माना गया, ठीक है। कार्बन 12 एटम को स्टैंडर्ड माना गया। अब स्टैंडर्ड एटम पे कैसे ये रिप्रेजेंटेशन किया गया, कितना को इन लोग ने स्टैंडर्ड बना के ये निकाला कि भाई हाँ 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम क्या लिया जाएगा? 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम को क्या माना जाएगा? स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो ये अगर स्टैंडर्ड माना जा रहा है, दैट मीन्स इससे हम रिलेट कर करके बाकी सब निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हमने ये रिलेशन स्टार्ट किया तो हमको ये रिलेट होके मिलता है, जैसे मैं रिलेट करने लगा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम को मैं जब रिलेट किया तो मेरे को मिला 16 टाइम्स ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना टाइम्स मिला? 16 टाइम्स। उसी तरीके से मैं दूसरों का भी मास निकालने की कोशिश करने लगा। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, जब मैं एक नाइट्रोजन एटम का निकाला तो मेरे को मिला यहाँ पे 14 टाइम्स ऑफ 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कितना मिला? 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। उस हिसाब से जब मैं यहाँ पे फिर से मास ऑफ 1 सोडियम एटम निकालने गया तो मेरे को ये जो मास निकल के आया वो मिला मेरे को 23 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। देखो सब सही है, ये तो निकलने जा रहा है। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट रिपीट हुए जा रहा है। और अपन ठहरे 21 सेंचुरीज के बच्चे है कि नहीं, हमको तो रिपीट एक के बाद अगर दूसरे लाइन पे रिपीटेशन आ जाए तो हम ये वाला चौतरा लगा लेते हैं, डबल हाइफन वाला चौतरा, ठीक है। तो इसको रिपीट ना करते हुए हमने इसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया इसको? AMU। क्या नाम दिया इसको? AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। AMU किसके स्टैंड करता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो उस हिसाब से तुम्हारा सारा वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगा? सारा वैल्यू, ये सब का वैल्यू चेंज होके इन सब की जगह पे अगर तुम AMU रखते हो तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम विल बी 16 AMU होगा। उसी तरह से मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम विल बी 14 AMU, ठीक है। तो हमको अब सारा मास जो था वो AMU में मिलने लगा। सारा मास किसमें मिलने लगा? AMU में मिलने लगा। अब हमको पता है कि ये AMU क्या है, हमको पता है ये AMU क्या है? 1/12। तो हमने क्या लिखा है? AMU हमने कहां से पाया? 1 AMU is equal to 1/12 mass of 1 कार्बन 12 एटम। यही है हमारा एक AMU का वैल्यू। एक AMU का वैल्यू कितना है? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। तो यहां से अपने को सारा चीज रिलेट कर करके किसमें मिलने लगा? AMUs में मिलने लगा, ठीक है। तो AMUs में हम उसी तरह से सारा का मास लिख सकते थे, जैसे कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को लिखा जा रहा था, अब
16 AMU। कितना लिखा जा रहा था? 16 AMU। इसी तरह से मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम को लिखा जा रहा था कितना? 14 AMU। कितना लिखा जा रहा था? 14 AMU। उसी तरह से मास ऑफ वन सोडियम एटम को लिखा जा रहा था 23 AMU। क्या लिखा जा रहा था? 23 AMU। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं एटॉमिक मास को रिलेट करूं या एटॉमिक मास को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो एटॉमिक मास का डेफिनेशन बन के क्या आएगा? ये चीज आपको ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड। ठीक है, एटॉमिक मास का रिलेशन बन के क्या आएगा? मतलब एटॉमिक मास के लिए डेफिनेशन क्या निकल के आएगा? एटॉमिक मास is basically atomic mass is basically a number. Atomic mass is basically a number which tell us tells us how many times which atomic mass is basically a number which tell us how many times an atom of an element is heavier than carbon 12 atom. Is heavier than carbon 12 एटम। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन निकल के आ गया। सही है, तो देखो ये एटॉमिक मास क्या है? एक नंबर ही है जो ये बताता है कि हाँ भाई वो कार्बन 12 के मास से कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा वजनदार है। ठीक है, एटॉमिक मास क्लियर है। तो अगर मैं एटॉमिक मास अगर आपका क्लियर है तो एक चीज अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, जैसे कि हमको अभी भी पता है, हमने अभी लिखा, क्या लिखा? एटॉमिक मास में एक AMU का वैल्यू कितना है? 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। ये लिखा है आपने, अभी लिखा। ठीक है, तो ये हम सारा जो एटॉमिक मास है वो इससे रिलेट करके निकाल रहे हैं, Therefore, atomic mass can also be called as relative atomic mass. इसीलिए एटॉमिक मास को क्या बोला जा सकता है? रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोला जा सकता है। क्लियर? अब इसके बाद अगर एक AMU का इतना वैल्यू बन के आता है, जैसे जैसे हम आगे मूव करते गए हमको ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते गए जिससे हम एक्यूरेटली एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल का भी क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मास। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट था जिससे हमने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के मास निकाले वो है इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। इंस्ट्रूमेंट का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो क्या करता है? इसकी मदद से हम we can calculate mass of the smallest particle. किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल का हम क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्लियर है? समझ में? जब हमने इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया और मास ऑफ द कार्बन 12 निकाला, जब मास ऑफ द कार्बन 12 निकाला तो मास ऑफ द कार्बन 12 वन मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम निकल के कुछ इस तरह से आया। एक कार्बन 12 का मास निकल के आया तुम्हारा 1.99 into 10 to the power minus 23 ग्राम। कितना निकल के आया? 1.99 into 10 to the power minus 23 ग्राम। एक कार्बन 12 एटम का मास
इतना निकल के आया। तो अगर एक कार्बन 12 का मास इतना है तो 1 AMU के हिसाब से एक AMU के हिसाब से एक AMU का मास कितना होगा 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम होगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम बाय 12। जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट किया तो हमको एक वैल्यू निकल के आई और वो है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। कितना निकल के आया 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, इतना वैल्यू निकल के आया। अब इस वैल्यू को आप और एक तरीके से निकल सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कि है 1/Na और Na का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। इतना होता है Na का वैल्यू होता है एवोगैड्रोस नंबर और उसका वैल्यू होता है। तो अब आप एक AMU 1 AMU को कैसे लिख सकते हैं 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम और आप इसको 1/Na भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इतना लिखा जा सकता है। क्लियर, समझ में डेरिवेशन कैसे किया गया समझ में। अब इसके बाद अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि कोई चीज का डिनोशन दिया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे O लिखता, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं O और एक O का मास है यहाँ पे 16 AMU, ठीक है, और ये एक मास है यहाँ पे 16 ग्राम। क्या मास है 16 ग्राम। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को समझने के लिए हमको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी पहले, और वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट और मोलार मास। क्या है मोल कॉन्सेप्ट और मोलार मास। ये म्यू और ग्राम में क्या डिफरेंस है देखते हैं। पहला मोल क्या होता है, सबको पता है, 10th में पढ़े ही होंगे थोड़ा बहुत। 1 मोल, अभी इतना जानिए, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बाद में इसको अच्छे से लपेटेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल। 10 to the power 23 पार्टिकल। अब ये 10 to the power 23 पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं, एटम हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयंस होते हैं, या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसको 1 मोल को और एक तरीके से भी लिखा जा सकता है, 1 मोल इज इक्वल टू Na। क्या लिखा जा सकता है, 1 मोल को इन दो फॉर्मेटों में लिखा जा सकता है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल और 1 मोल इज इक्वल टू Na पार्टिकल। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास 1 मोल ऑफ पार्टिकल है, दैट मींस आपके पास 6.22 into 10 to the power 23 पार्टिकल है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 1 मोल ऑफ फ्रेंड है, दैट मींस आपके पास कितने फ्रेंड है, 6.022 into 10 to the power 23 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी यही रखते हैं, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपका मोलार मास। नेक्स्ट टर्म क्या है, मोलार मास। तो मोलार मास एक्चुअली होता क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। मोलार मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास अगर आप ग्राम में दर्शाते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, मोलार मास। क्लियर। तो देखिए
अगर मोलार मास आपको ग्राम में चाहिए तो आप किसी भी का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन एटम का कैलकुलेट करूं, क्या कैलकुलेट करूं? मास, मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है, अभी बताया गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? तो अब देखिए, अगर मैं मोल की बात करूं तो यहां से अब सिर्फ अगर मैं मोल को हटा दूं तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इनटू मोल लिख सकता हूं। एक ऑक्सीजन एटम और उसमें मोल का अगर मैं इंटू कर दूं तो भी मोलार मास ही निकलेगा। तो इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इंटू Na, क्योंकि अभी मैंने बताया कि मोल को हम Na में भी लिख सकते हैं, तो मैं यहां Na भी लिख सकता हूं। तो उस हिसाब से अगर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम अभी अपने रिलेट करके निकाला, कितना निकला? 6 AMU इंटू Na निकाला था। अब अगर 16 AMU इंटू Na है तो इस हिसाब से AMU को भी अपन 1 अपॉन Na लिख सकते हैं, 16 इंटू 1 अपॉन Na इंटू Na। तो देखिए यहां पे जो निकल के आया कितना? 16 ग्राम निकल के आया। क्या निकल के आया? 16 ग्राम। तो अब मोल और मोलार मास, एटॉमिक मास और मोलार मास को जब हम फ्यूज करते हैं तो यहां पे देखिए, ऑक्सीजन को मैं 16 AMU लिखा हूं, 16 ग्राम लिखा हूं। 16 AMU का मतलब क्या होता है? 16 AMU का मतलब होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। उसी जगह अगर मैं 16 ग्राम लिखा हूं तो इसका मतलब है मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या है ये? मोलार मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है। ठीक है, तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एमयू हटा के मैं ग्राम लगा दिया, एमयू हटा के बस ग्राम लगा दिया। तो इसको और एक नाम से भी हम बोलते हैं और वो नाम है आपका ग्राम। एमयू हटा के, एटॉमिक मास यूनिट हटा के क्या लगा दिया? ग्राम। तो उसको हम बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोल सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अब 16 AMU मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम होता है, 16 ग्राम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये मोलार मास है और आप इसको और एक नाम से लिख सकते हैं। किस नाम से? ग्राम एटॉमिक मास के नाम से। क्लियर है? आगे मोल कॉन्सेप्ट क्या था? समझ में आया? थोड़ा बहुत रिलेट किया होगा माइंड में। ठीक है, तो अब हम जैसे जैसे आगे इस चीज को पढ़ेंगे आपको और आसानी होगी। ठीक है, तो अब आप देखिए, मॉलिक्यूलर मास जो आपका नया कॉन्सेप्ट है वो है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं डिफाइन करूं, तो ये होगा आपका सम ऑफ all the elements, sum of atomic masses of all the element present in a molecule। किसी भी एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब का अगर आप मास, एटॉमिक मास ऐड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा क्या? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप एटॉमिक मास, अगर आप किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं
तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए और वो है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आपको ये चीज याद है तब आप मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। और मैं ये याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये तो अपन बेस के साथ खेल रहे, जब अपन मोल्स के साथ खेलना स्टार्ट करेंगे ना तो ये मॉलिक्यूलर मास आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो कुछ मॉलिक्यूलर मासेस मैं लिख देता हूं और आपको जितने ज्यादा एलिमेंट्स के आप याद कर सकते हैं दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन 1, हीलियम का मास होता है 4, इसी तरह से नाइट्रोजन का मास होता है 14, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ठीक है, सोडियम का मास होता है 23, पोटेशियम का मास होता है 36, फास्फोरस का मास होता है 31, सल्फर का मास होता है 32, क्लोरीन का मास होता है 35.5, ठीक है 35.5, कैल्शियम का मास होता है 40। ऐसे आपको बहुत सारे और भी मासेस क्या करने, लर्न करने हैं। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम का मास होता है 39, सॉरी पोटेशियम का मास होता है 39, इसको मैं गलत लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है किसी भी चीज का, तो फॉर एग्जांपल आप सिंपल सा कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं, H2O का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए। इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 इन कितने मॉलिक्यूल है 2, कितने सॉरी मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, कितने एटम्स हैं 2, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितना होगा 2 प्लस 16, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। अगर इसी तरह से आपको और कोई सा कंपाउंड का निकालना पड़े जैसे कि H3PO4, H3PO4, अगर आपको इसका निकालना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए हाइड्रोजन का मास 1 into 3 प्लस फास्फोरस का मास कितना होता है, याद करना पड़ेगा 31 प्लस ऑक्सीजन 16 into 4, 16 into 4, तो ये होगा 3 प्लस 31 प्लस 64, तो इसका मास कुछ निकल के आएगा 4 1 5 3 8 98 ग्राम, कितना निकल के आएगा 98 ग्राम। क्लियर है, आप इसी तरह से सबके मॉलिक्यूलर मास आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं जिस किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास आपको पूछा होगा। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर मास तो सबने समझ लिया क्या है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास तो हमने समझ लिया क्या है। अब अगर मैं ऐसा लिखूं, H2O ले लेते हैं, H2 ये एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, H2O एक मॉलिक्यूल है और यहां पे मैं लिखूं 18 AMU और यहां पे लिखूं 18 ग्राम। हाँ, यहां पे भी AMU, एटॉमिक मास में भी AMU। कई सारे साइंटिस्ट लोग उंगली करने लगे, ये तो गलत बात है, आप दोनों में एक चीज लिख रहे हैं, यहां पे भी AMU वहां पे भी AMU। तो जो साइंटिस्ट का डिपार्टमेंट था उन लोगों ने बोला ठीक है भाई, नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपको ये अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो इसको चेंज करके उन लोगों ने लिख दिया U, क्या लिख दिया 18U। तो मॉलिक्यूलर मास को डिनोट किया जाता है किससे, U से। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, क्या होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, अब यूनिफाइड मास का वैल्यू क्या होगा, 1 AMU इज इक्वल टू U। एक AMU का वैल्यू जो होगा यूनिफाइड मास का वैल्यू भी वही होगा। क्लियर। अब अगर ऐसा 18 AMU लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, 18U लिखा गया है या 18 AMU लिखा गया है, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास है।
अगर ऐसा 18 ग्राम लिखा गया है, ये है आपका मोलार मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अगर ग्राम में लिखा गया है तो वो है आपका मोलार मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो इसको देखो, यहाँ पे mu था, यहाँ ग्राम है, तो इस हिसाब से इसको हम और एक नाम दे सकते हैं। mu हटा के ग्राम लगा है, मॉलिक्यूल है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोल सकते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया? उधर का ग्राम एटॉमिक मास, यहां है अपना ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? अब इसको मिटाते हैं और कुछ नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब जो है आपका मोल कॉन्सेप्ट, वहां पे तो मैं बता दिया कि सिंपल सा है, ऐसा वैसा पता नहीं, खाली नंबर लिख के बता दिया। अब मोल को अगर मैं एक्चुअली डिफाइन करूं, मोल को अगर मैं एक्चुअली डिफाइन करूं तो मोल को कैसे डिफाइन किया जाता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस present, the amount of substance, the amount of substance present मत लिखिए, the amount of substance which contain, the amount of substance which contain, the amount of substance which contain as many particles, the amount of substance which contain as many particles as present in 1 gram of carbon 12 atom। नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें उतने पार्टिकल होंगे, कितने पार्टिकल होंगे? जितने की 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम में पार्टिकल्स हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आप इस तरह से मोल को डिफाइन कर सकते हैं, या आप जो सिंपल सा तरीका है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल, ये डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको मैंने बताया था 1 मोल इज इक्वल टू इतना। अब इस पार्टिकल में क्या क्या होता है? एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और हम इसको और एक नाम से भी लिख सकते हैं, Na, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, यह है आपका मोल, एक मोल का वैल्यू इतना, और Na, एक मोल का वैल्यू इतना। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अगर आपको नंबर्स ऑफ मोल पूछा जाए, कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली? अगर आपको नंबर ऑफ मोल पूछा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला है, और वो है, अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का गिवन मास दिया गया है, किसी भी सब्सटेंस का गिवन मास दिया गया है, तो अपन उसको बाय कर देंगे इससे, मोलार मास। किससे? मोलार मास से। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपका मोलार मास कैसा है? मोलार मास कैसा है? अगर ये मॉलिक्यूल में पूछा गया है, मॉलिक्यूल का दिया गया है, तो आप मोलार मास में कौन सा मास लेंगे? मॉलिक्यूल के केस में लेंगे आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल के केस में क्या लेंगे आप? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर उसी जगह मोलार मास में आपका पूछा होता कोई एटम का, ठीक है, कोई एटम का, तो आप एटम के लिए क्या लेंगे? एटम के लिए लेंगे ग्राम एटॉमिक मास। एटम के लिए आप क्या लेंगे? ग्राम एटॉमिक मास।
एटम के लिए आप ग्राम एटॉमिक मास लेंगे और मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो चलिए मोल का एक तो एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट, फाइंड, और आप ऐसे लिखते हैं, फाइंड मत लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 40 ग्राम ऑफ CaCO3, 40 ग्राम ऑफ CaCO3। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, CaCO3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालना चाहते हैं तो हर एक एटम का मास, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको ऐड करना पड़ेगा। Ca का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 × 3, तो ये कुछ होगा 42 प्लस 48, जो कि है आपका 90 ग्राम। कितना है? 90 ग्राम। ठीक है, तो अब आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। आपका गिवन मास यहां पे दिया है, गिवन मास जो है गिवन मास बाय मोलार मास। तो आपका गिवन मास कितना है? गिवन मास है 40 ग्राम, हाँ 90 नहीं आना चाहिए, 100 आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 52 होगा, 100 ग्राम। तो ये आपका होगा 100 ग्राम और आपका नंबर ऑफ मोल्स जो निकल के आएगा वो 0.0 मोल्स। कितना निकल के आएगा? 0.0 मोल्स। क्लियर है? समझ में? मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? और एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। अगर आपको पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, क्या दिए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए। हमको पता है कि जब मैं 1 मोल लेता हूं तो उसमें कितने पार्टिकल हो सकते हैं? Na पार्टिकल हो सकते हैं, Na पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को पार्टिकल्स दिए हैं और मोल्स पूछा गया है, पार्टिकल दिए हैं, मोल्स पूछा गया है, तो मैं अगर यहाँ पे 1 पार्टिकल मेरे को निकालना है, क्या निकालना है? 1 पार्टिकल, तो मैं क्या करूंगा? 1/Na, क्या करूंगा? 1/Na मोल्स निकलेगा। एक पार्टिकल में कितने मोल होंगे? 1/Na। तो सपोज मैं मान लेता हूं कि आपको गिवन जो दिया है, गिवन है n पार्टिकल्स। क्या है? गिवन है n पार्टिकल्स। अगर आपको n पार्टिकल्स दिया है तो आप उस केस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? उस केस के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे n/Na। ठीक है, n/Na मोल्स। पार्टिकल n है और नंबर ऑफ मोल्स कितना है? Na। ठीक है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। समझ में आया? क्लियर? ये आपका n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। क्लियर? पूरा यहां तक जिसको जो डाउट है वो कमेंट करके क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। क्लियर? स्टे ट्यून्ड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। I really appreciate your like, subscription and comment.